साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की घटना चक्र की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। साथियों सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स आपके लिए कराऊंगा। उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उन सभी को कंप्लीट कराऊंगा। साथियों आप यहीं से प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। इस वीडियो के बाद केवल आपकी 2 वीडियोज और आएंगी और उन वीडियोज में आपकी पूरी पॉलिटी घटना चक्र की समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक अन्य सीरीज चल रही है इतिहास की, उस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। आप भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की तैयारी पूरी कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस कीजिए। साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 4 लाइंस कहना चाहता हूँ कि उसने देखा यूँ मुस्कुरा के हम दिल हार बैठे। उसने देखा यूँ मुस्कुरा के हम दिल हार बैठे। प्यार हुआ एक दफ़ा मोहब्बत में गिरफ्तार बैठे। उसने देखा यूँ मुस्कुरा के हम दिल हार बैठे। प्यार हुआ फिर एक दफ़ा मोहब्बत में गिरफ्तार बैठे। ऐसे लहरा के गई है तू जुल्फ़ें ए नाजनीन। ऐसे लहरा के गई है तू जुल्फ़ें ए नाजनीन। हम अपना घर लुटा के सब कारोबार बैठे। साथियों इन्हीं लाइन्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था, जिसके अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय होती है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। आगे अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित था। आगे अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपर्युक्त विशेष उपबंध मूलतः 10 वर्षों के लिए ही थे, जिनकी अवधि को क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण, जिसमें लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में को पुनः अगले 10 वर्षों संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया था। जबकि आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को पूर्व निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। आगे अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 का इसमें 338A के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किया गया के गठन का प्रावधान है। आगे देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। आगे अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए
आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था तथा 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 खा, जिसमें 338 बी कह सकते हैं उसको, को जोड़कर उसके तहत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहानी हैं। अनुच्छेद 341 के सबसेक्शन 1 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। आगे अनुच्छेद 342 के सबसेक्शन 1 के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है। साथियों, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो टॉपिक दिया गया है, इसका मैंने कंप्लीट रिवीजन नोट्स आपके लिए करा दिया है। अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको देख रहे हैं। साथियों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्नों की सीरीज को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 16 जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक हैं के तहत कतिपय विशेष वर्गों के लिए उपबंधों की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 331 कहता है अनुच्छेद कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करने के प्रावधान को अब निष्प्रभावी कर दिया गया है। साथियों, अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 2 है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो इसका प्रश्न विकल्प ए हो जाएगा। इसका उत्तर विकल्प ए है अनुच्छेद 330 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 द्वारा किया गया है। साथियों, प्रश्न संख्या 3 है यानी कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 341 के सबसेक्शन 1 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 341 के सबसेक्शन 2 के तहत संसद विधि द्वारा किसी जाति को विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित कर सकती है। इसी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अनुच्छेद 342 द्वारा प्रदान की गई है। साथियों, अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती हैं। ये सही नहीं है, अन्य कथन सही हैं, अन्य ऑप्शन सही हैं। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के सबसेक्शन 1 और 342 के सबसेक्शन 1 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1950 में जारी आदेश के तहत बनाई गई हैं।
साथ ही अनुच्छेद 341 के सबसेक्शन 2 और 342 के सबसेक्शन 2 के उपबंधों के तहत संसद ही इन सूचियों में कोई संशोधन विधि बनाकर कर सकती है। कोई जाति या फिर जनजाति पूरे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित की जा सकती है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से तैयार करें। देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या आपकी 5 है और प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। साथियों, इस प्रश्न की व्याख्या है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है तथा इसमें किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को शामिल किया जा सकता है, जबकि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित जातियों में केवल हिंदू, जिसमें बौद्ध एवं सिख भी शामिल हैं, धर्म के व्यक्ति ही आ सकते हैं, अन्य के नहीं। 1956 में इस आदेश में संशोधन करके सिखों और 1990 में बौद्धों को सम्मिलित किया गया था। रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग NCRLM ने इस पैरा को निरस्त किए जाने की संस्तुति की है। साथियों, अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 6 है और प्रश्न कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1206। इसकी व्याख्या है, यानी कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में किए गए संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई थी। वर्तमान में 2017 के संसदीय अधिनियम के तहत यथा संशोधित इस आदेश के तहत अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कुल जातियों की संख्या क्रमांक अनुसार 1261 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 7 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मध्य प्रदेश में। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो व्याख्या के अनुसार कहा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य क्रम से हैं, जिनमें पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा उड़ीसा है और चौथा राजस्थान है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 8 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस में और किन में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए और सी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा और आपका राज्य विधान परिषदें। देखते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में किए गए हैं, परंतु राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघराज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में विधान परिषद का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। इस अधिनियम की धारा 14(6) के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
साथियों अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या है 9 और प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। साथियों इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा 338 और 338 ए। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या और व्याख्या में कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। मूलतः अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था, किंतु 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 ए 338 का जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्यवस्था है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या आपकी है 10 और प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। साथियों इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 338 का। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ हेतु शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। साथियों अगला प्रश्न है और प्रश्न क्या है आपकी 11 और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है। तो इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी और चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। केवल दूसरा पॉइंट ही सही है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, यानी कि व्याख्या में कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 ए के तहत किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक या सांविधिक निकाय हैं, क्योंकि इनका गठन संसदीय विधियों के द्वारा किया गया है। साथियों अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या है 12 कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं पहले इस प्रश्न की व्याख्या। तो व्याख्या में कहा गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। अनुच्छेद 334 के उपबंधों के तहत यह व्यवस्था मूलतः संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए ही थी, जिसे संविधान संशोधनों द्वारा क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 वर्षों यानी कि संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है, परंतु एंग्लो इंडियनों के नाम निर्देशन के प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। साथियों अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 13 है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प
क्या हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की व्याख्या में आप देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। साथियों, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, सेम प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने के लिए आप इस प्रश्न की इस व्याख्या को देख सकते हैं। अगला प्रश्न था हमारा 14। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 333। तो देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 333 में प्रावधानित है कि यदि किसी राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 334 के तहत उपर्युक्त प्रावधान की अवधि मूलतः 10 वर्षों तक ही थी, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, वहीं आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या है आपकी 15। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो साथियों देख लीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम। दूसरा है बी, बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम। तीसरा है सी, निःशक्त जन समान अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम। और डी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। साथियों देख लीजिए, सबसे पहले इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम वर्ष 1993 में अधिनियमित हुआ। बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम वर्ष 1986 में बना। निःशक्त जन समान अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम वर्ष 1995 में आया, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम वर्ष 1992 में आया। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन उत्तर बी निकटतम सही उत्तर है। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है और प्रश्न कह रहा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काका साहेब कालेलकर। इसकी व्याख्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 में हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। साथियों, अगला प्रश्न है, यानी कि साथियों आपका ये वाला टॉपिक, यानी कि आपका टॉपिक था कि विशेष कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये वाला टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। इसके PYQ भी कंप्लीट हो गए हैं और इसका जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद साथियों आपकी पॉलिटी का केवल एक ही टॉपिक रह गया है और वह है विविध मिसलिनियस प्रश्न आएंगे और ये टॉपिक आपका केवल 2 वीडियोज में समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी पूरी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की घटना चक्र की सीरीज खत्म हो जाएगी। और साथियों, आप अगर कंप्लीट सभी वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी, वहीं से आप प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। और इसके बाद में हम अपनी दूसरी सीरीज यानी कि इतिहास की सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ पर्यावरण की भी घटना चक्र की सीरीज को स्टार्ट करूंगा। तो साथियों आप यहीं से प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और लगातार मेहनत करते रहें। और आपने यदि मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको साथियों मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप मुझको सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको जल्दी से जल्दी सभी घटना चक्र की वीडियो जो प्रोवाइड करा दूंगा। और केवल लाइक करने से और कमेंट करने से और सब्सक्राइब करने से केवल मुझको इतना ही मिलता है कि मेरे साथी अधिक से अधिक मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरी जो मेहनत है
उसका फल आपको मिल रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ मैं इन वीडियोज़ को तैयार कर रहा हूं। आप इनको देखें, यहाँ से आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जीएस के अंदर आपको घटना चक्र के अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, प्री ही नहीं, किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठ जाना, वहाँ आपको घटना चक्र की सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं और इनकी जो व्याख्या होती है, यहाँ से आप पूरी जीएस को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। साथियों, आप किसी भी स्टेट पीसीएस में बैठ जाना, वहाँ पर भी आपको इस घटना चक्र की सीरीज से क्वेश्चन मिलेंगे। साथियों, आप प्री के साथ साथ किसी भी स्टेट पीसीएस के प्री के साथ साथ अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस में वो सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं जो आप मेंस के अंदर डाल सकते हैं, वो भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं और इससे आप खुद अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं जो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही कामगार सिद्ध हो सकते हैं। साथियों, फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में और आपका टॉपिक रहेगा विविध प्रश्न, यानी कि प्रश्न कौन से रहेंगे, विविध रहेंगे। पॉलिटी खत्म हो गई है आपकी, अब तो केवल एक टॉपिक बचा है विविध वाला, इसको मैं 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करा दूंगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।